पहला क्वेश्चन है होमोनीम से। तो रोड 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 और रोड, ही डैश हिज बाइक एज फास्ट एज ही कुड टू रीच होम। तो देख लीजिए होमोनीम 2024 पास का ही क्वेश्चन है, दूर का नहीं है, पास का ही क्वेश्चन है। बताइए पहले का ABCD। आई एम ऑल्सो फाइन बेटा, आई एम ऑल्सो फाइन, डूइंग गुड। अब जरा देखें तो कहता है ही डैश हिज बाइक, उसने अपनी बाइक को डैश किया। अगर बाइक की बात है तो बाइक की बात है तो चलाने की बात रखेगा। तो जो राइड है ना, इसका मतलब है चलाना, किसी वाहन का चलाना, वाहन चलाना। और जो राइड है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती, ये राइड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जो है वो रोड है, और थर्ड फॉर्म जो है वो रिडन, राइड रोड रिडन। अब ये सारे वर्ड्स पढ़ने में सेम सेम लगते हैं, इसलिए होमोनीम। होमो का मतलब सेम और नीम का मतलब नेम, होमोनीम सेम नेम। तो देखो रोड 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 सबको बोलने में सेम सेम लग रहे हैं, इसलिए होमोनीम है। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है रोड, तो आंसर हो जाएगा रोड, राइड की रोड, क्योंकि बाइक को चलाने की बात कर रहा है। उसने बाइक को जो चलाया एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वो चला सकता था उतना तेज चलाया टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए। ये जो रोड होता है ये हमारा सड़क है बेटा, रास्ता। ये जो रो होता है ये भी सेकंड फॉर्म है, रो रोड रोड। जैसे अब पतवार से नैया का चलाना जो होता है ना, ऐसे नाव चलाते हैं, है ना, ऐसे नहीं, पतवार से नैया का जो चलाना होता है उसे रोड कहते हैं, रो कहते हैं। तो रो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहाना या चलाना, मतलब नाव को चलाना, ऐसे कहेंगे नाव को चलाना। अब ये हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, नाव को चलाना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रो। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म रोड रोड, और ING फॉर्म रोइंग और रोज हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये V1 है, ये V2 है। रोड रोड मतलब सड़ जाना, किसी भी चीज़ का खराब हो जाना, किसी भी चीज़ का सड़ जाना, ठीक है, सड़ जाना, किसी भी चीज़ का खराब हो जाना। तो आंसर हो जाएगा A। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, मतलब ऐसा इंसान, वन हु डज नॉट शो, जो शो नहीं करता कोई भी रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस डेफिनेशन के स्थान पर ऐसा हम कौन सा शब्द रखें, इस डेफिनेशन के स्थान पर हम ऐसा कौन सा शब्द रखें कि इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो जाए, इसका पूरा मीनिंग एक वर्ड में दे दो। तो इसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, तो देखो बेटा इसका आंसर जो होगा वो स्टोइक होगा, इसका जो आंसर होगा इसका भी आंसर स्टोइक होगा। अब स्टोइक कौन से होते हैं ये, मतलब मैं इसको अगर ऐसे बोलूँ ना, ये वो लोग होते हैं जिनको अच्छा, मतलब इनके साथ अच्छा हो जाए तो खुश नहीं होते, बुरा हो जाए तो दुखी नहीं होते। तो ये मतलब ये जो होते हैं ना कि जो भावना रहित होते हैं, इनके अंदर भावना रही रहती है, ये उदासीन होते हैं हर चीज़ से। तो ये इनडिफरेंट कह सकते हैं इन्हें हम, इनडिफरेंट, उदासीन, ये भावना रहित। अब संत साधु जो होते हैं ना, बेसिकली असली संत साधु जो होते हैं वो यही होते हैं, स्टोइक होते हैं। सेंट इसका सिनोनिम बोल सकते हैं जो सेंट है, साधु, संत साधु, क्योंकि उनको खुशी में खुशी नहीं, दुख में गम नहीं होता उनके अंदर, दुख में दुखी नहीं होते। फोबिक, फियरफुल, जिससे बहुत डर लगे, फोबिक, फोबिया एक शब्द है, फोबिया। फोबिया क्या होता है? फियर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का डर, फियर ऑफ समथिंग। तो फोबिया जो होता है वो नाउन होता है, फियर जो होता है, फोबिया जो होता है वो नाउन है, फियर ऑफ समथिंग। फोबिक, जिस वर्ड के एंड में IC आ जाए वो एडजेक्टिव होता है, फोबिक एडजेक्टिव है। तो ये स्टोइक, सेप्टिक, सिनिक, फोबिक, ये सब एडजेक्टिव है, देखो सबके अंदर IC आ रहा है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने किया एक होमोनिम और एक किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब क्या आया? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस तो क्या कहता है? आनंद पर्सनली बिलीव्स, आनंद पर्सनली ये विश्वास करता है इन द मोटो, इस मोटो पर, इस बात पर, इस उद्देश्य पर वो विश्वास करता है। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, जब लाइफ तुम्हें लेमन दो, जब लाइफ तुम्हें लेमन दे तो मेक लेमनेड। मतलब इसका मीनिंग क्या है? व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन,
जब तुम्हें जिंदगी नींबू दे तो मेक लेमनेड, लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी, लेमनेड का मतलब नींबू पानी। तो जब तुम्हें जिंदगी नींबू दे तो उसका नींबू पानी बना लो, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा डी, मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब क्या कहता है, अगर जिंदगी, कहता है कि अगर तुम्हें जिंदगी क्या क्या करे कि पत्थर फेंके तो कह रहा है उससे मकान बना लो। जिंदगी कहता है कोई अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकता है तो उससे मकान बना लो। तो कहते कोई गड्ढे में गिर गया है कि कोई तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल रहा है तो कह रहा है उसी को रास्ता बना के ऊपर आ जाओ। तो इसी को कह रहा है कि जब तुम्हारे साथ कोई बुरी सिचुएशन हो रही है उस बुरी सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव चीज देखकर बाहर निकल के आओ। तो वही बात, अगर कोई तुम्हें नींबू दे तो उसका लेमनेड बना लो। तो व्हाट डज इट मीन, जिंदगी अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा करे उस बुरे में से अच्छा निकालकर उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाओ। क्लियर है? तो ये हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस में था, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में से आया हुआ था। अगला जो है तो देखो ये क्या पूछ रहा है, ग्रामर। अगला ग्रामर में से पूछा है, कहते हैं सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द एडवर्ब ऑफ टाइम। कहता है इस अंडरलाइंड वर्ड को आपको एडवर्ब ऑफ टाइम से चेंज करना है। तो बेटा मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, MPTR, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। तो अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम को पूछ रहा है, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। तो मैनर हाउ का रिप्लाई होता है, एक्शन कैसे हुआ। प्लेस वेयर का रिप्लाई होता है, एक्शन कहाँ हुआ। टाइम व्हेन का रिप्लाई होता है कि एक्शन कब हुआ। और आर रीजन, आर स्टैंड्स फॉर रीजन, रीजन वाई का रिप्लाई होता है एक्शन क्यों हुआ। तो इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, तो देखिए ट्वाइस। तो यहां पर कहता है भैया रेगुलरली। अब रेगुलरली के स्थान पर अगर आप ट्वाइस लगाते हो तो ट्वाइस एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होता, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जो गिनती को बताए वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ऑफन भी, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये दोनों, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हैप्पीली, ये जो हैप्पीली है एडवर्ब ऑफ, ये हाउ का आंसर है, ये मैनर है। ये हाउ का आंसर है कैसे, ये दोनों हाउ ऑफन के आंसर है। तो जो हाउ ऑफन का आंसर होता है फ्रीक्वेंसी होता है, हाउ ऑफन का आंसर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ये यस्टर जो है ये टाइम को बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो अगर ये टाइम बता रहा है तो यही आंसर है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, तो आंसर हो जाएगा यस्टरडे। आई वेंट टू पेरिस यस्टरडे। यार मैं यस्टरडे कल पेरिस गया था, सपनों में गया होगा, ठीक है, जाकर तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन आंसर यही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय। तो इन चारों के अंदर जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो यस्टरडे है, क्योंकि ये जो है ये फ्रीक्वेंसी का आंसर है, ये हैप्पीली, मैनर, हाउ का आंसर है। डन। देखो अब इसके अंदर भी ग्रामर है, इसके अंदर भी वो ग्रामर ही पूछ रहा है। तो देखो अगर हमें ग्रामर पता होगा तो हम सही रिप्लाई कर पाएंगे, ग्रामर नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो भाई कह रहा है एप्रोप्रिएट एडवर्ब, कि जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इस अंडरलाइन वर्ड के स्थान पर आपको एडवर्ब लगाना है। तो देखो बेटा क्या होता है, ऑब्वियस, जिस वर्ड के एंड में OUS होता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। जिस वर्ड के एंड में OUS होता है वो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हमने कहा चलो इसी की बात कर लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं कोई भी वर्ड, ऑब्वियस। तो हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं, और एडजेक्टिव है, और अगर हम एडजेक्टिव में ly ऐड करते हैं तो इट बिकम्स एडवर्ब। अगर हम एडजेक्टिव में ly ऐड करते हैं तो इट बिकम्स एडवर्ब। तो जैसे हमारा शब्द है वोरेशियस, हमारा शब्द है वोरेशियस। वोर मीन्स खाना, ईटिंग, रूट वर्ड है, वोर मीन्स खाना। तो वोरेशियस बहुत खाने वाला, तोंदू पेटू। तो ये OUS से एडजेक्टिव बन गया। अब अगर आप एडजेक्टिव में ly लगाओगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। OUS से ये एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव में ly लगाओगे तो एडवर्ब। तो वोरेशियस में ly लगाया, वोरेशियसली, तो ये एडवर्ब है। तो अब यहां पर देखो, यहां पे ओब्लीवियस, देखो यहां पे l लगा है, तो ओब्लीवियस ये OUS है, तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में ly लगाया तो ये एडवर्ब हो गया। क्लियर है?
अब यहाँ पे क्या लिखा है, OUS, OUS में LY लगाया तो ये एडवर्ब बन गया। और जिस वर्ड के एंड में नेस आता है ना, जिस वर्ड के एंड में नेस होता है वो हमारा नाउन होता है। जिस वर्ड के एंड में जिसका हम सफिक्स नेस बना दें, हैप्पीनेस है ना जैसे, तो वो शब्द हमारे नाउन हो जाएंगे। नेस जिस वर्ड के एंड में आएगा नाउन। तो ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं ये हुए नाउन। क्लियर है? अब ये दोनों जो शब्द हैं ये दोनों हैं नाउन। अब वर्ड है हमारे पास दो, ओब्लीवियसली और ऑब्वियसली। तो दो शब्द है, एक इसमें एल है, इसमें एल नहीं है। ये ओब्लीवियस है, ओब्लीवियसली, और ये ऑब्वियसली। तो इसका मतलब होता है क्लियरली, जाहिरी तौर पर, क्लियरली, जो स्पष्ट नजर आए। अब जो ओब्लीवियस होता है ना वो स्पष्ट नहीं होती चीजें। जो ओब्लीवियस होता है, ओब्लीवियस चीजें जो होती हैं वो नोट क्लियर, जो चीजें अच्छे से क्लियर ना हो, नोट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो। तो अब क्या कहता है, ही। अब दोनों भाई एडवर्ब मांग रहा है तो इन दोनों में से एक है। अब मीनिंग के हिसाब से देख लो। ही लेड मी टू द रूम, वो रूम में ले गया, दैट ही हैड ओब्लीवियसली या ऑब्वियसली बीन बिल्ट लेडर देन द रेस्ट ऑफ द हाउस। अब देखो इसका मीनिंग समझ लो, एक बार इसको हटाकर मीनिंग पढ़ो, हटाकर मीनिंग पढ़ो। ही लेड मी टू द रूम, वो मुझे कमरे में ले गया, कमरे का रास्ता दिखाया, ऐसे समझे, कमरे में लेके मुझे कमरे का रास्ता दिखाया। दैट हैड बीन बिल्ट, जिसे बनाया गया था, लेटर देन, बाद में, द रेस्ट ऑफ द हाउस, कि जो दूसरा जो घर था, सारे घर के बनने के बाद उस रूम को बनाया गया था। पूरा घर बनने के बाद उस रूम में बनाया गया था। तो भैया क्लियरली, स्पष्ट तौर पर, या नोट क्लियरली? तो यार क्लियरली ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि जब कोई मकान बना, देखो ध्यान दें, अब क्या कह रहा है, अगर कोई मकान बना होगा और इस मकान के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे कमरे हैं, है ना, इस मकान के अंदर बहुत सारे कमरे, तो कहता है उसके अंदर जो ये वाला कमरा है ना, ये स्पष्ट तौर पर सबसे आखिर में बना, क्योंकि ये सब पुराने थे, ये सब पुराने थे, बस यही कमरा जो था ना वो न्यू था। तो कि जाहिरी तौर पर नजर आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली जाहिरी तौर पर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर होगा इसका डी। डन? तो देखो इसमें ग्रामर पूछा, प्योर ग्रामर, ग्रामर सीखने सिखाने में टाइम लगता है। अगला वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। तो क्या कहता है, चेंज इन पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कोई स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो B+V3 आना जरूरी है। अब बनाओ, देखो कोशिश करो, बन जाएगा। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, और बार बार बताऊंगा बेटा, कई बार बता चुका हूँ और बार बार बताऊंगा, देखते रहो। हाँ जी, हुआ? तो देखें 6 का आंसर। तो क्या कहता है, हिस्टोरियंस टेल अस, हिस्टोरियंस हमें बताते हैं। तो टेल्स क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेटा ये ध्यान रखें, V1 और V5 का जो पैसिव वॉइस है वो B+V3 बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस के लिए B+V3 चाहिए भाई। फिर B की फॉर्म सीधे सीधे इज़-एम-आर लगाऊं ना, B की फॉर्म हो जाएगी इज़-एम-आर, इज़-एम-आर प्लस V3। तो हमारा V1 दे रखा है, तो इसका आंसर, इसका आंसर जो होगा इज़-एम-आर प्लस V3। तो इसका आंसर, तो इज़-एम-आर, तो इसको सब्जेक्ट बनाओगे, इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो V, तो V के अकॉर्डिंग R टोल्ड देख लो कहाँ है, वी आर टोल्ड, ठीक है, वी आर टोल्ड, ठीक है, वी आर टोल्ड, ठीक, वी हैव बीन टोल्ड, तो ये गलत हो गया। वी आर टोल्ड, ठीक है, B+V3। अब इतना ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया तो ये हो गया। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, तो बाय हिस्टोरियन, ठीक है, बाय हिस्टोरियंस, ठीक है, बाय हिस्टोरियंस, ठीक है। आगे क्या कहता है, अच्छा इसके अंदर हमें डिवाइडेड भी लगाना है, इसके अंदर हमें डिवाइडेड भी लगाना है, टाइपिंग एरर है थोड़ा। तो अब क्या कहता है आगे, हिस्टोरियंस हमें बताते हैं हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3, कि इस कंट्री को किस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये हिस्टोरियंस हमें बताते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वाज डिवाइडेड, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, वाज डिवाइडेड। तो यह पास्ट इंडेफिनिट को हैज़ बीन डिवाइडेड ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो कोई नियम ही नहीं है कि आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करें। और ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, ठीक है, गलत हो गया। हाउ दिस कंट्री डिवाइडेड, अब यहाँ पर वाज वर्ब प्लस V3 है, यहाँ पे V2 है, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 गलत निकल गए, तो आंसर ये रहा। तो वाज डिवाइडेड का वाज डिवाइडेड, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, आंसर सी।
आंसर सी। क्लियर हो गया? तो ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो, आंसर देना आसान। कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो, आंसर देना आसान। तो एक और सेंटेंस है बेटा, टेक योर टाइम। देखिए, देखने में बड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बनाइए, कोशिश कीजिए। बनाओ 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 बनाओ। तो देखो, फिर देख लो तरीका क्या है। तरीका क्या है? अब क्या कह रहे हैं, द कंपनी विल लॉन्च। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट मॉडल, फ्यूचर शैल विल हो गया मॉडल। तो मॉडल का जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें V1 लगता है। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाना है तो मॉडल को चेंज मत करो, इसे एज इट इज रखो। क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब कुछ चेंज होता है, टेंस और सेंस नहीं, दो चीज़ें नहीं चेंज होती। एक ना टेंस चेंज होगा ना सेंस। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमें फ्यूचर के लिए शैल भी लगाना पड़ेगा, तो मॉडल मत चेंज करना। अब बेटा पैसिव वॉइस के लिए हमें B+V3 लेना पड़ेगा, V1 को B+V3 में चेंज कर दो। तो अब आप देख लो मॉडल B+V3 कहाँ पर है, तो मॉडल B+V3, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये ठीक है। अब अगले में क्या है, तो मॉडल दे ही नहीं रखा भाई, वर्ब बीन, अरे वर्ब भी लगा दिया, बीन भी लगा दिया, कोई लॉजिक ही नहीं है। वर्ब के बाद क्या कहते हैं V3, या बीन के बाद V3 लगाते, इन्हें दोनों ही लगा दिया, गड़बड़ हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, अगले में वाज लॉन्च्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो गलत कर रहा है। और विल हैव बीन लॉन्च्ड, तो पॉइंट इज ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो ये गलत हो गया। तो ये गलत है, तो आंसर ये रहा। क्लियर हो रहा है ना? कॉन्सेप्ट्स की मजबूती, आंसर देना आसान। कॉन्सेप्ट्स की मजबूती, आंसर देना आसान। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है मैं दोबारा बता दूंगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, आपको सारे आंसर दे दूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नरेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देख राइट, वो चिल्लाए ब्रावो, वेल डन। वो चिल्लाए कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। वो चिल्लाए शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, ब्रावो, वेल डन। अब इसके अंदर सही आंसर बताओ हमारा 8 का ABCD। हो गया? तो देखें, देख राइट, तो देख राइट को उन्होंने क्या बोला, दे शाउटेड इंजॉय। ये ब्रावो जॉय का केस नहीं होता है, ब्रावो जॉय का केस नहीं होता है। तो देख राइट इंजॉय मतलब खुशी का केस नहीं होता। अगर आप शाबाश कह रहे हो ना किसी को, शाबाश, तो आप किसी को अपलाउड कर रहे हो। अब आप खुशी में नहीं, एक्सक्लेम विद जॉय वाला केस नहीं है। तो अब क्या कहता है, ही क्राइड लाउडली फॉर डूइंग वेल। ये एक्चुअली क्या है कि ये सेंस तो दे दी, मतलब स्पोकन के हिसाब से ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। मीनिंग दे दिया सही, ग्रामर नहीं है। समझ रहे बात को? अर्थ दे दिया, ग्रामर नहीं है। तो अब ये गलत हो गए। तो सीधी सी बात, आंसर ये है, पता है क्यों? दे एक्सक्लेम विद वंडर। क्योंकि जब हम ये जो सेंटेंस है, अब ये जो सेंटेंस पढ़ो ब्रावो, जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम इंटरजेक्शन वर्ड लगाते हैं वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, है ना, या तो अब ये वंडर के बाद शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो ये एक्सक्लेम्ड विद से शुरू होते हैं। ये एक्सक्लेम विद से शुरू हो रहा, कोई भी एक्सक्लेम विद से शुरू नहीं हो रहा। और दो सेंटेंस को, दो क्लोज को जोड़ने के लिए, एक ये क्लोज एक ये क्लोज, तो इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए दैट चाहिए। तो देखो दैट यहाँ तो था लेकिन इनके अंदर तो दैट ही नहीं था, तो ये तो वैसे भी गलत हो गए। तो दैट है। दूसरा थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। और हैड डन पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट चेंज करते हैं, इनके अंदर पास्ट परफेक्ट कह रहा है। ये वेल डन, दे जैसे मैंने इसे गलत ले लिया। अब कहता है दे हैड डन वेल और दे हैड डन वेल, तो कह रहा है दे हैड डन वेल कैसे आया? अब जॉय की बात नहीं है तो ये गलत हो गया, इसके अंदर एक्सक्लेम नहीं है तो गलत हो गया। तो कह रहा है इसके अंदर हैड डन कैसे आया? हैड डन कैसे आया? कि जब वो चिल्लाए थे ना ब्रावो वेल डन कि तुमने अच्छा किया, तो जो डन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इससे पता चल रहा है कि काम पास्ट के अंदर हुआ था, काम पास्ट के अंदर हुआ था, तो इसलिए आंसर यही जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर होगा हमारा डी।
ठीक है बेटा, कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो मुझे बताना कि सर आपने ये बात बताई, ये बात पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि ग्रामेटिकली मैं सब बातों के आंसर एकदम ग्रामेटिकली लॉजिकली मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। द गार्ड टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। गार्ड ने बच्चों से कहा टू स्टे अवे, कि दूर रहो फ्रॉम द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड से दूर रहो। ABCD, बोलो 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 बोलो। तो देखो, अब देखो मैं इसके आंसर दो। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है। और पता कैसे चला? क्योंकि कोई भी जो स्टेटमेंट है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, इसलिए पता चल रहा है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी आंसर है, इसका मतलब है ये जो वाक्य है ये आंसर है, इसका अर्थ है ये जो वाक्य है ये आंसर है। तो अगर ये आंसर है तो अब इनमें से हमें एक क्वेश्चन ढूंढना है कि जिसका आंसर ये आया। तो उन्होंने कहा पहले रिपोर्टिंग वर्ब देख लो, द गार्ड टोल्ड द चिल्ड्रन। तो भाई रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिया है तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट ही होना चाहिए। तो सेज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब टोल्ड के साथ टू, तो बेटा टोल्ड के साथ टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, तो शी टोल्ड मी, आप ऐसे बोलोगे शी टोल्ड मी, क्योंकि जो टेल है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। शी टोल्ड टू मी नहीं होगा, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं आता, तो कि टोल्ड के साथ जो टू है वो गलत हो गया। अब ये द गार्ड सेड ये हो सकता है। अब कहता है कोमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह, कहता है कोमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह उसने टू लगाया। पता है टू कब आता है? टू प्लस इन्फिनिटिव कब आता है? जब सेंटेंस इंपैरेटिव हो, जब सेंटेंस इंपैरेटिव हो। अगर सेंटेंस इंपैरेटिव होता है तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए टू लेते हैं और हम इन्फिनिटिव का निर्माण करते हैं, तो वहाँ से हम टू लेकर इन्फिनिटिव का निर्माण करते हैं। तो अगर ये बात समझ में आई तो हमारा जो इंपैरेटिव सेंटेंस होगा वो हमारा आंसर होगा, इंपैरेटिव सेंटेंस जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो शुड यू स्टे, अब क्या कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस, और इंपैरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। तो कहते हैं चिल्ड्रन स्टे अवे, तो वर्ब से ये शुरू हो रहा है, ये हमारा शुड, ये तो इंटेरोगेटिव बना दिया उसने, हेल्पिंग वर्ब पहले ले लिया, तो ये गलत आंसर डी। तो द गार्ड सेड, गार्ड ने कहा चिल्ड्रन बच्चों स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड से दूर रहो, बच्चों फ्लावर बेड से दूर रहो। अब देखो इसके अंदर एक छोटी सी बात आती है कि सर ये इंपैरेटिव है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर क्यों नहीं हुआ, टोल्ड क्यों हुआ? तो बेटा यही बात मैं क्लास में समझाता हूँ आपको, आप रटोगे तो दिक्कत में आएगी बात, रटोगे तो दिक्कत में आएगी। तो बेटा कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर उसने आंसर टोल्ड ले लिया, उसने कहा भाई ये कंपलसरी नहीं है कि आप असर्टिव में ही टोल्ड लगाओगे, उसने दे दिया, इंपैरेटिव में भी टोल्ड दे दिया, क्योंकि टोल्ड बताकर बता रहा है कि इस बात को बताया गया, ना तो रिक्वेस्ट करी, ना एडवाइस करा, ना ऑर्डर करा, सिंपली बताया बेटा ऐसे ऐसे मत करना, बस बताने के सेंस में दे दिया। तो ये चीजें कुछ नियमों से ऊपर की बात होती हैं, चीजें थोड़ी नियमों से ऊपर की बात, तो सारी चीजें नियमों के अंदर नहीं, बातों को अंडरस्टैंड भी करना होता है हमें कि हम एक बात को एक नहीं, एक बात को कितने तरीके से कह सकते हैं। तो उसने इस बात को, इंपैरेटिव की बात को टोल्ड से बताया, जबकि टोल्ड तो हम असर्टिव में लगाते हैं, लेकिन कह रहा है ये सब आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, आप सिर्फ नियमों में बंध के ना रहें, आप नियमों में बंध के ना रहें, नियमों से ऊपर भी बहुत आगे बातें हैं। गुड इवनिंग बेटा, स्पाइडरमैन गुड इवनिंग, स्पाइडरमैन हाँ जी। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस, यू विल डैश प्रोग्रेस। तो बेटा इसे कहते हैं हम कोलोकेशन। अब कोलोकेशन मैंने बता दिया था क्या होता है कि कुछ चीज़ें फिक्स्ड, कोलोकेशन मतलब इसका अर्थ ये है, जैसे हम कहते हैं ना मेक ए नॉइज, शोर मचाना, मेक ए नॉइज। अब जो ये मेक ए नॉइज है, शोर मचाना, आप ऐसे नहीं कह पाओगे कि शोर करना तो कि डू ए नॉइज, ये गलत हो जाएगा, मेक ए नॉइज फिक्स है। हम कहते हैं ना फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, तो फॉर ए वॉक ठीक है, ये फिक्स है, मतलब यही कोलोकेशन है। आप फॉर वॉकिंग नहीं बोल पाओगे, फॉर ए वॉक कि लेट्स गो फॉर वॉकिंग, ये नहीं कह पाओगे, आपको फॉर ए वॉक ही बोलना पड़ेगा, क्यों? ये कोलोकेशन है, ये फिक्स चीज़ है। तो कोलोकेशन की बात है कि जब कहता है इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे, अगर तुम कोई चीज़ रोज़ाना करने की कोशिश करो, रोज़ाना कोई चीज़ करते जा रहे हो, तो पता है क्या होगा? तो यू विल मेक प्रोग्रेस, तो तुम तरक्की करना शुरू कर दोगे।
गेट प्रोग्रेस, अगर आपने गेट प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस को गेट करोगे ना तो इसका मतलब है तुम प्रोग्रेस को प्राप्त करना है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें प्रोग्रेस करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, प्रोग्रेस करके सफलता प्राप्त करनी है। अगर गेट बोलोगे तो प्रोग्रेस को प्राप्त कर लोगे, नहीं, प्रोग्रेस को प्राप्त नहीं करना, प्रोग्रेस करनी है, मेक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करनी है। गेट प्रोग्रेस की गेट तो हम अपने गोल को गेट करेंगे, अपना जो गोल है उसे अचीव करेंगे, तो अचीव करने की बात है। तो अचीव हमें प्रोग्रेस को नहीं करना, प्रोग्रेस करते हुए हमें अपने गोल को अचीव करना है। अब कैच, अब आप प्रोग्रेस को कैच नहीं कर सकते, प्रोग्रेस को रोक, अगर तुम मेहनत करोगे, रोजाना पढ़ते रहोगे, किसी चीज को करते रहोगे, तो प्रोग्रेस को आप होल्ड थोड़ी करोगे, प्रोग्रेस तो आगे बढ़ेगी, उसे होल्ड करके थोड़ी रख सकते हो आप। तो इसका मतलब है मेक प्रोग्रेस, इसे कहते हैं कोलोकेशन, इट इज कॉल्ड कोलोकेशन। समझ में आया बेटा? तो देखो अब आंसर देख लो जी आपके क्या है और मैंने क्या आंसर दिया। डन। अगला देखिए, चलिए अगला है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश। अब देख लो ये क्या है, ये ट्रांसलेशन बेस्ड, जो मैं बार बार कहता हूँ ट्रांसलेशन बेस्ड का मतलब लॉजिकली, ट्रांसलेशन बेस्ड कि आपको सेंटेंस का लॉजिक सही निकालना पड़ेगा, सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। ये लॉजिक के हिसाब से आएगी, इसके अंदर ग्रामर नहीं है, लॉजिक। तो इंग्लिश दो ही चीज़ पर आधारित है, इंग्लिश दो ही चीज़ों पर आधारित है, ग्रामर और लॉजिक। इसके अंदर ग्रामर नहीं लॉजिक है, मीनिंग निकालो और सही आंसर दो। तो कहता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, उस लड़की के लिए बड़ा मुश्किल है, टू कीप ए सीक्रेट, की सीक्रेट को अपने मन में रख सके, बड़ा डिफिकल्ट है। टू टच ए सीक्रेट, के सीक्रेट को टच करना बड़ा, सीक्रेट को कौन टच करता है? मेक ए सीक्रेट, सीक्रेट बनाना, क्राई ए सीक्रेट, सीक्रेट को, ये तो क्राई ए सीक्रेट, सीक्रेट को बनाना, मतलब सीक्रेट को छूना, तो मतलब ये तो वैसे भी गलत है यार, मतलब कोई सेंस ही नहीं दे रहा, मतलब बहुत लॉजिक तो है ही नहीं ना इनके अंदर, बताओ ना मीनिंग कहाँ आ रहा है इनका। तो कीप ए सीक्रेट, सीक्रेट में उसको बड़ा डिफिकल्ट है कि उसे कुछ बता दो ना तो उस लड़की के पेट में दर्द होता है, उस लड़की के पेट में दर्द होता है कि यार मैं बताऊं किसे, मैं बताऊं कैसे कि सीक्रेट है, वो रख नहीं सकती अपने पेट में। उसी चीज़ को कह रहा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप ए सीक्रेट, कि वो किसी भी चीज़ को राज बना के नहीं रख सकती, अगर उसे कोई बात बताओगे वो तुरंत किसी न किसी को बता देगी। दिस इज द मीनिंग। अब अगला, Camels tend to move slowly than other domestic animals in the plains। तो बेटा ग्रामर आ गया, देखो इसमें ग्रामर आ रहा, तो ग्रामर, लॉजिक, वोकेबलरी, रीडिंग, सारी चीज़ें मिक्स है। तो देख लो पेपर कैसा आता है बेटा, देख लो, चेक कर लो कि पेपर आ कैसे रहा है, किस लेवल पर आ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड है, तो हमें क्या सप्लाई करनी है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई करनी है, देख लो। तो देखो अब गलती कहाँ है बेटा जी, यहाँ पे स्लोली, ये यहाँ पे स्लोली क्या कहते हैं, मूव स्लोली नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम जो बोलेंगे स्लोवर आ जाएगा, क्योंकि स्लो है ना एक्चुअली अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। एडजेक्टिव जैसे हमारा फास्ट होता है, फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, तो जो स्लो है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, अपने आप में एडवर्ब है। तो भैया टेंड टू मूव, तो यहाँ पे टेंड टू मूव वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडवर्ब, तो स्लो अपने आप में एडवर्ब है, और स्लोली भी एडवर्ब होता है, दोनों चलता है, लेकिन फास्टली नहीं हो सकता। स्लो स्लोली हो सकता है लेकिन फास्ट का फास्टली नहीं हो सकता। तो स्लोली अपने आप में एडवर्ब है। और आप देखो ना कंपैरेटिव डिग्री, देन कंपेयर कर रहा है, और अगर वो कंपेयर कर रहा है तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो अगर कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो मूव स्लो ना कर, स्लोली ना करके मूव स्लोवर, कंपेयर कर रहा है। मीनिंग देख लो, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोवर, कि भाई कि जो हम जानते हैं, हम उसके व्यवहार को समझते हैं, तो जो कैमल है वो स्लो चलते हैं देन दी डोमेस्टिक एनिमल्स, जो डोमेस्टिक हमारे जो एनिमल्स हैं उनके मुकाबले प्लेन्स के अंदर, कि हम और किसी डोमेस्टिक एनिमल को हम प्लेन में, मतलब रेगिस्तान में ना चलाएं, ज़मीन पर चलाएं। दूसरे एनिमल तेज़ी से चलेंगे लेकिन ऊँट बड़ा स्लोली चलेगा, लेकिन जब उसके रेगिस्तान में जाएंगे तो ऊँट सबसे तेज़ चलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज़ है, कैमल इज़ द, कहते हैं कि कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि कैमल जो होते हैं शिप का रेगिस्तान का जहाज़ होते हैं। अच्छा कैमल, इमेजिन कीजिए वो कैमल के पैरों को, उसके पैर देखते हैं कैसे गद्देदार होते हैं, वो रेत के अंदर धंसते नहीं हैं, वो बने ही इसलिए हैं ताकि वो रेत में आसानी से चल सके। क्लियर हो गया मीनिंग? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे, दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। बताइए ग्रामर,
इसके अंदर जो ग्रामर था वो एडवर्ब आ गया, इसमें ग्रामर एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री लिया। इसका ग्रामर ढूंढो किस चीज़ में एरर है, ग्रामर बताओ, इसके अंदर एरर बताओ। हो गया। तो कहते हैं दीपक इज स्टडिंग बीटेक, बेटा अब यहाँ पे दी की जगह एन होगा। अरे मैं कहता हूँ कि यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। डॉक्टर में मतलब मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दुनिया में हजारों लाखों डॉक्टर है, उनमें से मैं भी एक बनना चाहता हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई निश्चित डॉक्टर नहीं कि हजारों लाखों डॉक्टर है मैं उनमें से बनना चाहता हूँ। इसी प्रकार से वो इंजीनियर बनना चाहता है, दीपक इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन इंजीनियर हजारों लाखों करोड़ों हैं उनमें से एक बनना चाहता है, कोई निश्चित इंजीनियर नहीं बनना चाहता। तो दा क्यों लगेगा, एन लग जाएगा ना, एन लग जाएगा। तो कहता है दीपक जो स्टडी कर रहा है बीटेक, दिल्ली से बीटेक कर रहा है, और किस लिए कर रहा है, टू बिकम एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा तो ये द हटकर एन हो जाएगा। तो ये कौन से ग्रामर का है कि आर्टिकल एरर, आर्टिकल एरर। देखते रहो, मैं किस ईयर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ, मैं पास में ही हूँ अभी। अगला एक और, ये भी हमारा एरर ग्रामर से पूछा गया, ये हमारा ग्रामर है। बताइए क्या पूछा गया, जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। हाँ बिल्कुल ठीक है ना बेटा, एट वो भी ठीक था बेटा, बिल्कुल एट आईआईटी दिल्ली। तो बेटा ये आईआईटी की बात कर रहा है, दिल्ली की बात, दिल्ली की आईआईटी की बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस की जब लोकेशन बताते हैं तो एड बताते हैं, समझे, लोकेशन बताने के लिए एड बताते हैं, तो वो कहाँ से कर रहा है उसकी लोकेशन बता रहा है, तो इसलिए एड लगेगा, समझे। और इन तुम्हें लग रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर आईआईटी से कर रहा है तो दिल्ली में, तो आप मे के हिसाब से इन सोच रहे हो, नहीं, इन जब लगता है जब हम इनसाइड समथिंग की बात करें या बिग प्लेस की बात करें, बिग प्लेस के साथ इन लगता है या कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तब। इसमें बताओ, तो देखो इसमें छोटी सी बात, भाई बहुत छोटी सी बात है कि भैया मॉडल दे रखा हो या डू वाली वर्ब है, बेसिक्स की बात है बिल्कुल। उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव वाली वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी वाली वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बता रखा है कि नहीं। और बाकी हम बात करें V2 और V5, इनसे पहले नो हेल्पिंग वर्ब, इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता नहीं। कह रहा है लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात होगी तो पैसिव वॉइस में B+V3। तो देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं वर्ब के, और उनसे कितने एरर आते हैं यार, और ये दूर भी नहीं बिल्कुल पास में, कैसे एरर आते हैं। अब यहाँ पे ड्राइविंग आया, V4 आया, अब V4 आया तो बी की फॉर्म दी नहीं है, यहाँ गलत हो गया। अब गलत हो गया तो इंसिडेंट टुक प्लेस, टेक प्लेस होता है घटित होना, तो ये हमारा पास्ट है V2, तो ये पास्ट है, तो पास्ट के लिए जेरी वॉज कर, जेरी वॉज ड्राइविंग, खत्म बात। तो जेरी वॉज ड्राइविंग कर दो, पास्ट की बात कर रहा था इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया, मीनिंग देख लो। तो जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट, जेरी जो है वॉज ड्राइविंग होम लेट, वो देर से ना घर जा रहा था, व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जब एक्सीडेंट घटित हुआ तो वो घर देर से जा रहा था। क्लियर हुआ ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15, द लॉइंस बिकेम वायलेंटली। देखो पहले आंसर दे दूं, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पर जो एरर है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव, ग्रामर का एरर है, एडवर्ब और एडजेक्टिव की कंफ्यूजन का, एडवर्ब और एडजेक्टिव की कंफ्यूजन का एरर है। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ वायलेंटली यूज वायलेंट। अभी हमने एक नियम सीखा था कि भाई एडजेक्टिव में एल लगता है तो एडवर्ब बनता है, और बेटा जो ईएनटी वाले वर्ड है वो एडजेक्टिव है, जैसे इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, ईएनटी वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो वॉयलेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल लगा तो ये एडवर्ब बन गया। अब बात यह है कि अपने एडवर्ब हटा के एडजेक्टिव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वर्ब है, और जनरली हम जानते हैं कि राम, हमने कोई भी सेंटेंस बोल दो, राम स्पीक्स, हमने कहा राम स्पीक्स, अगर मैं बोलूँ कि फ्लुएंट, ईएनटी वाले वर्ड एडजेक्टिव, या फिर फ्लुएंटली, ईएनटी वाले वर्ड एडजेक्टिव में एल लगेगा तो एडवर्ब। अब मैं क्या लगाऊं, राम स्पीक्स फ्लुएंट या फ्लुएंटली,
तो हमें पता है कि यार स्पीक्स की वर्ब की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए, तो मैं यहाँ फ्लुएंटली एडवर्ब लिखूंगा। फ्लुएंट नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि स्पीकिंग क्या हो रही है, फ्लुएंटली। तो यहाँ पर भी तो बिकेम आ गया, यहाँ पर भी तो वर्ब आ गया। अगर यहाँ पर भी वर्ब आ गया तो यहाँ एडवर्ब क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ एडजेक्टिव क्यों आ रहा है ना, ये कन्फ्यूजन। तो आप ध्यान दो, बेसिकली ये काम ही इस वर्ब का है, इस वर्ब का है। तो वर्ब हमारी वैसे तो अलग अलग टाइप है, 3 टाइप की वर्ब समझें, एक रेगुलर वर्ब, एक इरेगुलर वर्ब। रेगुलर इरेगुलर बताऊं नहीं बताऊं, छोड़ दो, रेगुलर इरेगुलर छोड़ दो, आप वर्ब समझो क्या कहते हैं, अब लिंकिंग वर्ब। रेगुलर इरेगुलर छोड़ दो क्योंकि लंबा जाएगा कहानी, लिंकिंग वर्ब से समझो। तो मैंने आपको बी वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब बताई थी। मैंने क्या बताया था आपको, ये देखो, जिसे नहीं पता ध्यान से सुनो। मैंने कहा राम इज इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट है। तो अब ये जो इज है ये बी वाली वर्ब है, इज जो है ये बी वाली वर्ब है। अगर इस बी वाली वर्ब है तो ये इक्वल टू का काम कर रही है, कह रहा है राम जो है वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट कौन है, राम। और बी वाली वर्ब के बाद जो आता है वो शब्द हमारा जो होता है, वो शब्द हमारा जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो शब्द हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। और बेटा कॉम्प्लीमेंट का काम, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर या तो नाउन आ सकता है, या प्रनाउन आ सकता है, या एडजेक्टिव आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आप एडवर्ब नहीं लगा सकते। अब आप ऐसे नहीं कह पाओगे राम इज इंटेलिजेंटली, आप ऐसे नहीं कह पाओगे राम इज इंटेलिजेंटली। तो अब ये जो बी है ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। तो अब यहाँ पर ही नियम आ गया, अब समझ लो ये रहा। तो हमारा वर्ब आ गया, जब भी लिंकिंग वर्ब होगी तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपको अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव में से चुनना पड़े तो आप एडजेक्टिव चुनेंगे, एडवर्ब नहीं। ये नियम देख लो, लिंकिंग वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे, एडवर्ब नहीं। क्योंकि लिंकिंग क्या कहते हैं, बी वाली वर्ब के बाद ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे, एडवर्ब नहीं। इंटेलिजेंटली नहीं हो पाएगा। अब जरा देखें, तो जो एक्शन वाले वर्ड होते हैं ना, जो एक्शन वाले वर्ड हैं वो भी, एक्शन वर्ड्स जो हैं वो भी कुछ एक्शन वर्ड्स हैं वो भी लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, मैंने कहा राम सीम्स सैड या सैडली, राम सीम्स सैड या सैडली, क्या आएगा, सैड एडजेक्टिव है, सैडली एडवर्ब है। सीम्स, यार एक मिनट, राम सीम और सीम्स, और राम सीम्स, सीम मतलब लगना, सीम मतलब लगना, तो राम लग रहा है सैड या सैडली। तो अब ये तो डू वाली वर्ब है, लेकिन आप इस डू वाली वर्ब को देखो तो सही, सैडली। अब ये सैड या सैडली कौन है, ये सैड या सैडली तो राम है, इक्वल टू के काम कर रही है, ये लिंकिंग वर्ब बन गई है ये डू वाली वर्ब। तो जो सैड है वो राम है, और राम कौन है, राम सैड है। तो राम नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए ना। जैसे यहाँ इंटेलिजेंट कौन है, राम, राम नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो मैं एडवर्ब नहीं ले पाऊंगा। तो ये लिंकिंग वर्ब है, सीम्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है। यहाँ समझ में आ रही बात, राम सीम्स, राम उदास नजर आ रहा है, तो उदास कौन है, राम है। तो दैट्स इट। तो जहाँ पे जो वोयलेंटली है ना, वोयलेंट कौन है, वोयलेंट लोइंस। तो पता हिंसक कौन है, हिंसक लोइंस है, लोइंस नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। ये जो बिकेम है ये इक्वल टू का काम कर रहा है। जो लोइंस है वो वोयलेंट है, वोयलेंट कौन है, लोइंस है। लोइंस वोयलेंट हो गए तो वोयलेंट है कौन, लोइंस है। तो ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब। हाँ समझ, लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब नहीं। जैसे एक और देख लो, मैंने कहा मैंगोज, मैंगोज टेस्ट स्वीट या स्वीटली। मैंने कहा मैंगोज टेस्ट स्वीट या स्वीटली। तो अब यहाँ पे तुम इक्वल टू करके देखो, जो स्वीट या स्वीटली कौन है, वो है मैंगोज, और मैंगोज नाउन है, मैंगोज नाउन है। तो मैंगोज क्या है, मैंगोज स्वीट है, और उनका टेस्ट स्वीट है, तो स्वीट हुआ तो ये एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब। तो स्वीट कौन है, मैंगोज। तो ये जो टेस्ट है इन दोनों के बीच में लिंक स्थापित कर रही है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं। जो मैंने इधर लिखा, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, तो आंसर वोयलेंट होगा। तो अगर आंसर वोयलेंट है तो यहाँ पर वोयलेंटली हटाकर हमें वोयलेंट एलवाई हटाना है, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं। अब बताओ पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि
एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया? पूरी कहानी समझा दी मैंने इसकी, ठीक है? समझ में नहीं आया तो बताओ, और अगर समझ में आ गया है तो बेटा आज की कहानी हम ओवर करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड स्लीप टाइट। जय हिंद, जय भारत।